हाय वेलकम मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को मैथ के स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, ये सारे चैप्टर हैं, हम उसमें से बताएंगे कि कौन सा चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से क्या क्या एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, और कैसा कैसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ में बात करें तो 15 चैप्टर है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात बहुपद, पांचवा है समानांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिकोणमिति, नौवां है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 10वां है वृत्त, 11वां है संरचना, 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13 है पृष्ठ से क्षेत्रफल और आयतन, 14 है सांख्यिकी, 15 है परियक्ता। बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति और त्रिभुज है, ठीक है। और जैसे ये सारे क्वेश्चंस मतलब कि चैप्टर्स है, थोड़ा बहुत यदि कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और फार्मूला सबसे ज़्यादा है। यदि ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इधर बताते हैं कि किस किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात करें तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम बात करते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा परिमेय और अपरिमेय संख्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, यानी कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं रहता है, ठीक है। तो कौन कौन हो सकता है? जैसे पाई और रूट वाले संख्या, ठीक है। और बात करते हैं जैसे कि इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 5 और √3, इसमें से पूछेगा कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन परिमेय संख्या है? 2, 4, 5 ये परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है बात करें तो, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, या √2 + 1 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो हम बात करें कि जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, हर एक साल क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है। और बात करें कि इसको देख लीजिएगा अच्छा से, और क्या इसमें पूछा जा सकता है, जैसे कि LCM और HCF, ठीक है। LCM HCF में बात करें तो पूछेगा कि लघुत्तम निकाले, महत्तम निकाले, तो ये सब तो आपको आता होगा आप लोग को, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला है, तो LCM × HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 3 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ पूछेगा पहले, जैसे कि दे दिया है LCM दिया है, HCF दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें पूछा जा सकता है कि कोई नंबर है 2, 4, 5, ठीक, इसको पूछेगा ये शांत है या अशांत है। हम बात करें कि जो 2 और 5 के फॉर्मेट में रहेगा ये शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि एक एल्गोरिथम है, उससे जैसे कहेगा कि मतलब कि HCF निकाले, जैसे उसका फॉर्मेट होता है BQ + R, ठीक, इस वाले फॉर्मेट से HCF निकाला जाता है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछेगा कि 2.4, ठीक है, इसको पर बार लगा हुआ है, यानी कि रिपीट हो रहा है, इसको P/Q के रूप में बदले। इस तरह से इस चैप्टर में इतना सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, ठीक है। और बात करते हैं दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है बहुपद। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2-4 बातें हैं, आप लोग अगर कर लेते हैं तो अच्छा नंबर इसमें आ जाएगा इस चैप्टर वाले से, ठीक है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। सबसे पहले बात करें कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बहुपद निम्न में से बहुपद कौन है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद का डिफिनेशन होता है, जैसे कि चर
और अचर और घात के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो दिले रहेगा मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है और कहेगा इनमें से बहुपद पहचान है या बहुपद नहीं है, तो आप लोग इसका डिफिनेशन जानिएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी सी बाई है। ठीक है, इससे मतलब कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि 2 और 4 दिया है, ये अल्फ़ा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए। अब कहेगा कि इसका इक्वेशन यानी समीकरण लिखे, तो समीकरण लिखने के लिए फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसको हमको लिखना है इक्वेशन, तो ये वाला फॉर्मेट पर चलेगा। तो इसको तो एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 + 4, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। ठीक है, तो 2 + 4 यानी कि 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स होगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 और 4 को गुना करना है, 4 दूनी 8, ये इक्वेशन हो गया। अब इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे समझिए कि यहाँ पर मतलब कि ये नहीं है दिया हुआ है, ये योगफल दे दिया, ये गुणनफल दे दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, और जैसे कि लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योगफल के जगह पर यानी पूरे के जगह पर ये 2 हो जाएगा 2x। ठीक है, गुणनफल के जगह पर ये 4 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया। और इससे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि इसमें बात करें कि दिया हुआ है, इसको सिद्ध करने के लिए कहेगा कि ये दिया हुआ है अथी समीकरण और कहेगा कि इसके योगफल मतलब कि योगफल शून्यकों का योग और गुणनफल को सिद्ध करें। ठीक है, तो पहले इसका गुणनफल निकालना पड़ेगा, 2 गो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, और उसके बाद मतलब इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे पूछा जा सकता है जैसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, इससे भाग करने के लिए आप लोग को दे सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से इतना सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे ग्राफ कहते हैं, आप लोग भी इससे परिचित होंगे। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बात करें इसमें जैसे कि एक ग्राफ का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, 2 चर वाले हैं तो 2 को इक्वेशन होगा। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2x + 4y = 9, 3x + 3y = 10। समझिए इस तरह से ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, इसमें बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले बॉक्स बना के एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स वाई लिखे, ऐसा कर दिए। अब मानिए समझिए कि यहाँ पर y की जगह पर 2 रख दिए, फर्स्ट इक्वेशन चल, तो यहाँ पर समझिए कुछ आ गया 3। ठीक है, हल करने पर ठीक है, यहाँ पर समझिए x की जगह पर 2 रखें तो समझिए 4 आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसको मतलब ये थी ग्राफ में सॉल्व करना है तो इस तरह से आया। ठीक है, इस तरह से आया तो इसका जैसे समझिए प्राकृतिक इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी समानांतर। दूसरा इस तरह से आ गया यानी कि प्रतिच्छेदी। तीसरा पैरेलल यानी कि पैरेलल तो आ ही गया है। तीसरा समझिए संरेखीय आ गया। कैसा? संरेखीय, यानी एक ही फल है। ठीक है, तो बात करें कि जैसे इतना ही लिखकर यदि आप लोग छोड़ देते हैं तो 5 नंबर की चेष्टा मत रखिएगा, क्योंकि जैसे कि इसके बाद भी जैसे यहाँ पर हुआ तो ए लिखे, यहाँ पर बी, ऐसे लिख के मतलब यहाँ नीचे लिखना है कि ये किस प्राकृतिक में आया। जैसे कि ये आ गया प्राकृतिक प्रतिच्छेदी में, तो ये जैसे कि हल प्रतिच्छेदी में आया है। ठीक है, प्रतिच्छेदी का फॉर्मेट फिर लिख देंगे कि जैसे A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं होता, इस तरह से पूरा नीचे हम लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, 2-4 कर लीजिएगा तो आपको बोर्ड में आसान से बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा बातें हैं इसमें जैसे कि A1 A2 B1 B2 पहले ही नहीं बराबर है। ठीक है, तो इसको इसमें क्या प्राकृतिक आएगा, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल करने का मतलब है कोई एक हल। क्या? एक हल, एक हल। इसका कैसे फॉर्मेट आएगा, यानी आकृति ये प्रतिच्छेदी की तरह आएगा। ठीक है,
यदि समझिए कि सभी बराबर है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी बराबर है, ठीक है, तो इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। तो इसका एक ही पद यानी संरेखीय बनेगा, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तब बात करें जैसे कि कोई हल नहीं होगा तो इसका समानांतर फॉर्मेट बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 2x + 4y = 9, 3x + 3y = 10, ठीक है। समझिए इस तरह से दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मतलब कि ये अद्वितीय हल है या अनंत हल, या कोई हल नहीं है। तो हम बात करें कि इसको फॉर्मेट पर रख के हम चेक करेंगे, A1 के जगह पर A1, A2 के जगह पर A2 रख के चेक करेंगे, और किस फॉर्मेट में बैठ रहा है उसको हमको लिख देना है, टिक मार देना है, ठीक है। और इससे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि हल वाला, जैसे यहाँ एक बिंदु है, यहाँ अनंत हल है, तो ये सब चीज़ें मतलब ये दोनों संगत हो जाएगा और ये असंगत होगा। इससे आप लोग को इतना ज़्यादा जानना है, इतना सारी बातें जाननी है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें विधियों के बारे में जानना है, जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मेनली 3 विधियाँ हैं, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन सा है। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा ब्रज गुणन विधि। तीसरा लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। बात करें तो प्रतिस्थापन में x का मान y में, x का मान निकाल कर y में रखना होता है और y का मान निकाल कर x में रखना है। ब्रज गुणन विधि की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट होता है और इसको मतलब एक फॉर्मेट होता है, x = B1 B2 C1 C2, y = C1 C2 A1 A2, फिर होता है 1 = A1 A2 फिर B1 B2, ठीक है। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इससे इसको गुना करने पर जैसे कि B1 C2 माइनस C1 B2 करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसी तरह से C1 A2 माइनस A1 C2, ठीक है, A1 B2 माइनस B1 A2, इसको इस तरह से हम कर दिए। और उसके बाद मतलब कि किसी को एक कांस्टेंट के साथ करके x का मान आ जाएगा, x के साथ है कांस्टेंट का, इसको लेंगे तो x का आएगा, y को लेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। लुप्तीकरण में जैसे कि इसमें है, ठीक है, इसको कोई एक को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भी लाना पड़ेगा। 4 कैसे नहीं आएगा, 4 तो यहाँ पर 3 से गुना, यहाँ पर 4 से गुना करके मतलब इक्वल किसी एक को करना है और उसके बाद हल कर देना है, ठीक है। आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करें कि इसमें मतलब कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम आता है। वर्ड प्रॉब्लम बात करें तो जैसे कि आप लोग को मानकर लिखना है, माना कि x जैसे कि आयु वाला आ सकता है और नाव धारा वाला आ सकता है, ठीक है, और जैसे कि उम्र वाला भी आ सकता है, आयु यानी करनी। तो आप लोग को जैसे ये सारे बातें मतलब कि उसमें केवल वर्ड बनाकर लिखना, यदि आप लोग वर्ड को समझ लीजिएगा तो अच्छा से बना लीजिएगा। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में बात करें तो एग्जाम में किस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सबसे पहले दे देगा मतलब कि द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, x² bx + c, इस तरह का द्विघात बहुपद का फॉर्मेट होता है। अब बात करें कि जैसे कि द्विघात बहुपद में एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, तो यदि इस फॉर्मेट पर बैठता है तो वह द्विघात बहुपद होगा, नहीं बैठेगा तो नहीं द्विघात बहुपद पर होगा। और इसमें एक प्राकृतिक होता है कि d = b² - 4ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसकी प्राकृतिक होता है कि ये बराबर होता है एवं वास्तविक होता है, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी मतलब कि 2 नंबर में पूछता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। और बात करें कि जैसे इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है कि इसमें भी जैसे कि उस तरह से पीछे वाला 2-4 वाला में देखें उसी तरह से इसमें भी आता है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है समानांतर श्रेणी। नेक्स्ट चैप्टर है समानांतर श्रेणी। इसमें बात करें तो जैसे कि
समानांतर श्रेणी, इसमें कुछ फार्मूला है और कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करें तो जैसे कि इसमें कैसे पूछा जाए समानांतर, जैसे सीढ़ी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, सीढ़ी है, ये समान यानी इक्वल लेंथ पर आगे बढ़ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत है? समानांतर श्रेणी के। एक और सीढ़ी हम पढ़ते हैं, समझिए कि ये है, ये समानांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वल मतलब कि स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि इक्वल भागों में नहीं जा रहा है, इसके कारण समानांतर नहीं है। ठीक है, समानांतर नहीं होने के कारण बात करें कि ये समानांतर के अंतर्गत नहीं आएगा, तो जैसे कोई 2 4 नंबर है, 2 4 6 8 10, पूछेगा कि ये समानांतर है? हाँ, 2 का गैप पर है, 2 का गैप पर, 2 का गैप पर है, तो ये समानांतर होगा। यही मतलब कि यहाँ पर 5 कर देते हैं, तो ये समानांतर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अब इसी से हम सीख लेते हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला पद यानी कि ये, ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं कि इसको A1 मान सकते हैं, इसको A2, इसको A3। ठीक है, तो डी A2 माइनस A1। ठीक है, और जैसे कि इसको डी हमेशा जैसे कि अगर समानांतर में है तो किसी से भी हम निकालेंगे तो सेम ही आएगा। जैसे 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि डी का मान सेम आ रहा है, तो वो समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, और जैसे कि जैसे nवां पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 डी होता है। एक ठो सम के लिए फार्मूला होता है, Sn बराबर सम बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम के लिए फार्मूला होता है। इतनी सारे बातें हैं इसमें, यदि आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव तो इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जैसे कि 2 नंबर में इससे आता है, यदि आप लोग इसको जान लीजिएगा, मतलब फार्मूला याद रहेगा, तो उसको भी आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 6 चैप्टर पर हम चलते हैं। 6 चैप्टर त्रिभुज, ये काफ़ी इंटरटेनमेंट मतलब कि अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इससे भी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में बात करें तो जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जैसे त्रिभुज से पहले मतलब कि इसमें जैसे कि बात करें तो ये सब सारे चीज़ें बात पढ़े हैं कि एकांतर कौन कौन है, संगत कौन कौन है, ठीक है, और बाह्य कौन कौन है। ठीक है, तो ये बात करें, ये सब संगत कौन है, एकांतर कौन, ये सब है। तो इसी चीज़ से मतलब कि जैसे ट्रायंगल 2-4 को दिया हुआ है, इसमें समरूपता का नियम पढ़ना है। समरूपता, एंगल से समरूप हो सकता है और साइड से समरूप हो सकता है। ठीक है, कोई 2 को ऐसे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, समझिए। अब जैसे कि ABCDO यहाँ पर नाम दे दिया, अब इसको कहेगा कि एंगल OAB एंगल ODC को आप समरूप करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? एक ठो तो ये हो सकता है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, फिर इससे भी कर सकते हैं एकांतर कोण से। तो बस आप लोग को इस तरह की चीज़ें जानना है। यदि नहीं भी आता है तो मतलब कि क्या कीजिएगा कि मतलब कि एंगल A बराबर B, एंगल B बराबर, इसे एकांतर कोण से लिख के, अब कुछ थ्योरम भी है इसमें, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। और जैसे ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ABCDE, ठीक है, यहाँ पर 2 4 4 6 ये आता है क्वेश्चन। यहाँ पर समझिए कि कुछ भी नहीं, यहाँ पर x है, आपको मान निकालना है। तो इसका एक थ्योरम होता है कि इक्वल भागों में बांटता है। तो बात करें जैसे कि AD बराबर BD, फिर AE बराबर EC। ठीक, ये आ गया। तो 2 4 AD के जगह पर 2 4, अब BD के जगह पर AD के जगह पर 2, अब BD के जगह पर 4, फिर AE के जगह पर 4, CE के जगह पर x। अब यहाँ से सॉल्व कर हम निकाल सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर 8 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, मेनली मतलब कि ऑब्जेक्टिव में इसी तरह का आएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि मतलब कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, इस तरह से ऑब्जेक्टिव मतलब कि आ सकता है। और इस तरह से सिद्ध करने के लिए इस तरह से कि समरूपता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है। नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यदि आप लोग देखें तो अच्छा से समझे तो। निर्देशांक ज्यामिति ये 7 चैप्टर है। बात करें तो इसमें जैसे कि 2 तरह से पूछा जा सकता है, एक फार्मूला के थ्रू और एक होता है जैसे कि इसका क्वाड्रेंट। जैसे ये क्वाड्रेंट है,
ठीक है, यानी कि चतुर्थांश है। ठीक, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यानी कि ये लाइन, ये समझिए ये x एक्सिस है, x डैश, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, यहाँ पर प्लस होता है ये, ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये वाला जैसे पहले x वाला होगा तो प्लस प्लस, ठीक है, ये पहले x वाला तो माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर पहले x वाला तो माइनस, फिर y वाला माइनस, ठीक, पहले x वाला प्लस, फिर y वाला माइनस। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखिएगा आता भी है। ठीक, जैसे कि 2 माइनस 2 पूछेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट यानी कौन सा चतुर्थांश में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से एक ठो और पूछ लेते हैं कि जैसे कि 2 माइनस 2 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से इसमें पूछा जाता है। और फार्मूला इसमें मेनली 3 ठो है, उसको हम लिख देते हैं और बता देते हैं। फर्स्ट फार्मूला का बात करें तो दूरी सूत्र है इसमें, दूरी सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला विभाजन सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र होता है जैसे कि m1 x2 प्लस m2 x1 फिर m1 प्लस m2 ये होता है। ठीक है, ये x के लिए हो गया। दूसरा y के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 m1 प्लस m2 ये y के लिए हो गया। ठीक है, और बात करें इसमें एक ठो होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकलता है, लेकिन इस क्वाड्रेंट के लिए 1/2 x1 फिर y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 फिर y2 माइनस ये y2 तो हो गया y1 माइनस y, ये y2 y3, ठीक है, यहाँ पर y3 y1, ठीक है, x3 फिर y1 फिर y2, इस तरह का इसमें फार्मूला है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो गया, ये विभाजन सूत्र का, ये दूरी सूत्र का। ये तीनों फार्मूला यदि आपको याद रहता है तो 2 नंबर में आप लोग बना लीजिएगा। और बात करें कि जैसे कि ये सम, जैसे एक तो इसमें टर्म होता है समदूरस्थ करने का मतलब कि ये है एक्सिस। ठीक है, समझिए एक लाइन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, समदूरस्थ मान लीजिए यहाँ पर पी, तो इसकी समान दूरी है ए पी और पी बी, दोनों बराबर करके आप लोग निकाल दीजिएगा। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मेन चैप्टर है अब नेक्स्ट चैप्टर, इसमें इतना ही था बात है। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति, 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति। बात करें तो इसमें यदि आपको फार्मूला याद रहता है केवल, तो आप लोग आधा से ज़्यादा इसमें कर लीजिएगा। फार्मूला पर ही ये चैप्टर है। ठीक है, पूरा फार्मूला चैप्टर। जैसे कि एक अनुपात वाला फार्मूला होता है, अनुपात वाला कहने का मतलब कि साइन थीटा का मान p/h, ये सब फार्मूला याद रहता है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और दूसरा बात करें तो दूसरा मान वाला याद होता है तो जैसे कि साइन 0 के मान, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2। इस तरह से यदि आप लोग को याद रहता है तो इससे डायरेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से पूछ सकता है कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 आपको बनाना होगा। ठीक है, तीसरा पूरक वाला जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इस तरह का मतलब कि यदि आप लोग को याद रहता है तो ये हो गया। ठीक है, तीसरा जैसे कि आइडेंटिटी यानी सर्व समीका। ठीक है, जैसे कि 3 इसमें मेनली आइडेंटिटी है। कौन कौन आप लोग देखिए, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया एक ठो। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से इसी फार्मूला से ढेर सारा फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, सिद्ध करने के लिए यही 3 मेन फार्मूला है। अब बात करें कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है,
जैसे कि आपको दे दिया है इस तरह से साइन 30 डिग्री फिर कॉस 70 डिग्री, तो इसका हमेशा मान 1 होता है। कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे कि इन दोनों में से कोई को बदलना है, साइन 30 है, ठीक है, कॉस को बदलना है तो कॉस 90 माइनस 30, ठीक है, यानी कितना करने पर अति 70 आएगा 30, तो कॉस 90 माइनस साइन थीटा था साइन 30 डिग्री हो गया, तो साइन साइन से कट गया, एक आ गया। और क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इसमें मान वाला तो बताइए किया, ठीक है, और जैसे कि इसमें पूछता है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री tan 88 डिग्री पूछेगा, इसका मान कितना है। तो जैसे कि इसको पूरा करेंगे इससे, इसको पूरा करेंगे इससे, तो इसका 1 आएगा। कोई एगो के बदलेंगे, tan इंटू कॉट 1 होता है, तो इसका भी 1 आएगा। इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन और क्या पूछता है इसमें, जैसे कि आ गया सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, 9 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9। आप लोग यदि फार्मूला याद करते हैं तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन, डायरेक्ट हमने तो देखा है बहुत सारा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, अच्छा से नंबर इसमें आ जाएगा। 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। बात करें जैसे कि कोई वस्तु ऊपर है, समझिए यहाँ पर है, ठीक है, हम नीचे से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ एंगल बन रहा है, तो इसे उन्नयन कोण कहते हैं। यदि ऊपर से है, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो अवनमन कोण होता है, ठीक है। इन दोनों से ही मतलब कि इसमें डिपेंड है क्वेश्चन। यदि जैसे कि बोलेगा कि मीनार से ऊपर मतलब इतना खंभे खड़ा है, उसको क्वेश्चन को आप लोग को अच्छा से पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक। जैसे जैसा कहेगा हमको लिखना है उसके थ्रू, उसके बाद सेट करना है, ठीक है, फार्मूला पर ही बैठेगा। नेक्स्ट चैप्टर है वृत्त। वृत्त भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वृत्त बात करें कि जैसे कि इसमें बात करते हैं, यदि आप लोग को इसमें वृत्त से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट अगर याद है, ठीक, जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के सेंटर ये है, तो ये क्या हो गया, ये डायमीटर यानी व्यास हो गया, ठीक है। इसको रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ये सब आपको पता है, इससे होगा तो आप लोग मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि इसका जैसे कि क्वेश्चन वाला क्या आता है, प्रूफ करने वाला आता है, इसमें 2-3 थ्योरम है, उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं, यानी टेंजेंट वाला कि ऐसा टेंजेंट है उसके थ्रू क्या डिवाइड होगा, उसके थ्रू यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि बताया था कि 9th क्लास वाला एकांतर कोण ये सब पढ़े होंगे, तो उसके थ्रू भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर सेंटर है यानी केंद्र है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये सब जीवा है, ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये व्यास है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि जैसे कि इसमें ये वृत्त है, ठीक है, तो इसका ये पूरा डी हो गया, तो ये आर है, ठीक है, तो डी को कितने भागों में 2r, तो r का मान क्या हो सकता है d/2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या क्या, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिधि 2πr²। इससे ही रिलेटेड है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसको भी हम थोड़ा सा बता देंगे आगे वाला चैप्टर में, ठीक है। आप लोग इतना जैसे कि आपको इससे खाली कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव 2 थ्योरम है उसको कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है संरचना। ये आप लोग को मुफ्त में नंबर देगा, यदि आप लोग 2-4 गो प्रैक्टिस किए हुए हैं तो मतलब कि आप लोग को इसमें आ जाएगा नंबर। संरचना क्या है, संरचना, ठीक है। जैसे इसमें बात करें तो एक त्रिभुज जैसे कि बोलेगा कि 5 से 3 4 5 ये है सेंटीमीटर की एक त्रिभुज है, उसको
बराबर भागों में 2/3 बराबर भागों में बांटे, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो जैसे जो बड़ा वाला है उसको बेस मान के पूरा फिगर बना के त्रिभुज का उसको नीचे की तरफ खींचना है। इसमें सबसे मेन बात होता है लिखना, कि जैसे जैसे आप लोग लिखे, फिगर तो पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखे, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, ठीक है, उसके 2 बराबर भागों में बांटे, स्टेप बाय स्टेप करके, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कर करके, मतलब कि इसमें जैसे कि इस तरह से फिगर पार दिए, ठीक है, इस तरह से नीचे आ गया है, ठीक है, इस तरह से आपको फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में लिखते जाना है, जैसे जैसे किए हैं उसी तरह से उसी पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, एक होता है सर्कल में, कि सर्कल के ऊपर सर्कल इस तरह से फिगर बना दिया जैसे दिया हुआ है, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक सर्कल है, फिर उसके बाद इतने भागों में बांटता है। मेन बात हम बताएं क्या, फिगर तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन लिखने वाला मेन सबसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या है, 12 नंबर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इससे जैसे ऑब्जेक्टिव वाला वृत्त से यदि पूरा कॉन्सेप्ट याद है तो ऑब्जेक्टिव वाला बन जाएगा। ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, इस तरह से ये सेंटर है, ठीक है, तो ये खंड कहते हैं, खंड, तो वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, θ/360 πr²। इससे भी फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। और वृत्त के परिधि, वृत्त की क्षेत्रफल, इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोग को डाउट होगा कि मतलब कि सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, तो जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो जैसे इसमें इतना भागों को रंग दिया, जैसे इससे कहेगा कि ये पूरा एरिया को मतलब कि क्षेत्रफल निकाले, तो इसमें तो एक वृत्त है, ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें से क्या घटाएंगे हम, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद घटा देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। जैसे कि एक अथी है, समझिए स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जैसे इससे समझ लीजिए, तो ये पूरा रेक्टेंगल समझिए स्क्वायर, यानी वर्ग में से पूरा अर्धवृत्त, चारों को अर्धवृत्त को घटाकर तब ना बीच वाला का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले इसी तरह से फिगर को, जैसे आपको इसमें कॉन्सेप्ट वाला है, यदि आपको पूरा फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये वर्ग है, तो वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, चारों का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा आंसर। इस तरह से इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है 13 चैप्टर, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, बात करें कि इसमें आपको यदि फार्मूला केवल याद है तो आप लोग पूरा इसमें नंबर उठा लीजिएगा। जैसे कि इसमें केवल 6 ठो है, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये सारे चीज़ों के यदि क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सारे चीज़ें आपको याद है तो आप लोग इसमें अच्छा से नंबर उठा लीजिएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 21 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसको कैसे लिखना है या सॉल्व करना है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है,
क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, इसको बराबर वाट कर देंगे। ठीक है, इतना कर लिए। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो 2π का मान 22/7। यहाँ दिया हुआ रहेगा कि लेना है तब लीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ भी दे सकते हैं। r का मान कितना है 21, h का मान 7 है, तो 7 से 7 कट गया। अब इसको गुना करके आंसर लिख देंगे, हो गया आंसर। सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, आयतन रहेगा तो क्यूब कर देंगे। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सांख्यिकी। ठीक है, इसमें बात करें तो क्या क्या है, एक तो माध्य है, एक माध्यिका है, एक बहुलक है। ठीक है, इसमें दो तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक ग्रुप वाला डाटा, एक बिना ग्रुप वाला। ठीक है, बिना ग्रुप, तो पहले बिना ग्रुप वाला हम बता देते हैं। बिना ग्रुप वाला कहने का मतलब है कि कोई एक एग्जाम्पल हम देखेते हैं। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इतना सारा है नंबर। ठीक है, अब माध्य निकालना है, तब माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, माध्य बराबर होता है ग्रुप का फॉर्मूला। ठीक है, कि 2, 4, 6, 8, 10, इसको जोड़ देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लिख देंगे। और कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, उसको डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ गया। ठीक है, और जैसे कि अनग्रुप में बात करते हैं, जैसे कि ग्रुप वाला डाटा कैसे दिया रहता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये ग्रुप वाला डाटा है। ठीक है, इसको भी हम बताते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर कि इसका कुल योग इंटू F1 इंटू x1। ठीक है, कुल योग बारंबारता का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम x बराबर, जैसे कि क्या होता है, मतलब पहले वर्ग को निम्न वर्ग उच्च वर्ग को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं x निकालने के लिए। ठीक है, इसका क्लियर हो गया। अब माध्यिका के लिए क्या होता है कि जैसे इस मतलब ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, यदि सीक्वेंस में नहीं दिया रहता, इधर उधर 6, इधर 7, 8 इधर दिया हुआ रहता। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको पहले सरिया देते हैं, मतलब सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में आरोही करते क्रम में 2, 4, 6 ये सरियाया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे गिन के कि ये सम है या विषम है, उसके लिए फार्मूला होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ है विषम है, तो विषम के लिए n+1/2 होता है। ठीक है, तो कितना संख्या 5, तो 5 1 6/2, 5 1 6/2 यानी 3। तीसरा नंबर का ऑब्जर्वेशन इसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर है, 6 माध्यिका होगी। ठीक है, आंसर। बहुलक में बात करें कि बहुलक में क्या होता है, जैसे कि बहुलक में ये है, देखिएगा इसको 2, 4, 6, 8, 6, 6, 6, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, अब माध्यिका का फार्मूला होता है, जैसे कि इसमें L+n/2 माइनस CF यानी कि संचय बारंबारता F इंटू H। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये। अब बहुलक का फार्मूला होता है L+F1 माइनस FO इंटू F1 माइनस FO माइनस F2, इसको ब्रैकेट इंटू H, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं तो ग्रुप वाला डाटा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है पर्यक्ता। इसमें भी ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ठीक है, पर्यक्ता में बात करें तो 15 चैप्टर लास्ट चैप्टर। पर्यक्ता में क्या होता है, जैसे कि पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। पॉसिबिलिटी कहने का मतलब है कि संभावना, कि आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, आज इंडिया मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये सब पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो इसका मेन फार्मूला होता है पॉसिबिलिटी यानी पर्यक्ता बराबर NE/NS। ठीक है, तो
इसको क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। क्या, घटना। ठीक है, ये कुल संभव होता है, यानी कि क्या क्या घटना घट सकती है बताते हैं, अभी रुक जाए। कुल संभव यानी कि इंडिया मैच जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, ये सब कुल संभव है, 3 संभव है। ठीक है, हार भी सकती है। तो उसी तरह से बात करें जैसे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन एक ठो सिक्के थ्रू पूछ सकता है। जैसे कि बोलेगा कि हेड आने की प्रयिकता, एक सिक्का को उछाला जाता है, हेड आने की प्रयिकता, तो हेड एक सिक्का का कितना थी, मतलब कि कुल संभव हो सकता है, हेड या टेल, तो 2 को कुल संभव हो गया। ठीक है, हेड तो एक ही को आएगा। ठीक है, उसी तरह से 2 को सिक्का को उछालता, 3 को सिक्का को उछालता, उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछेगा। फिर पासा से फेंकेगा, एक पासे को फेंकेगा, मतलब कि उसमें विषम आने की प्रयिकता, सम आने की प्रयिकता, अभाज्य आने की प्रयिकता, उसके तो कुल संभव तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6, नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, और जितना मतलब कि चेक कर लेंगे सम कितना आ रहा है, विषम कितना आ रहा है। ठीक है, और ताश से पूछा जा सकता है। ताश वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एक ताश की गड्डी में कितना 52 होता है। ठीक है, उसमें मतलब कि 26 को होता है, एक काला रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है, उसमें 13 को बढ़ जाता है, मतलब कि 4 को सिंबल वाला होता है, उसमें 13 को बढ़ जाता है। ठीक है, उससे भी एक का आने की, एक का 4 को होता है, बादशाह 4 को होता है, गुलाम 4 को होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक थैला है, इसमें कि काले गेंदे इतनी है, लाले गेंदे इतनी है, पीली गेंदे इतनी है, तो इसमें से जैसे कि 4 लाल गेंदे हैं और 2 काली गेंदे हैं। ठीक है, तो बोले का मतलब कि काले गेंदे निकालने की प्रयिकता क्या होगी, तो जैसे कि कुल गेंदे तो 6 हो गया, और काले गेंदे मतलब कि संभव मतलब घटना कितना हो रहा है, 2, तो 2/6 होता है, यानी कि 1/3 आंसर। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं है। और बात करें कि इसका जो मान होता है हमेशा 1 से नीचा ही होता है। जी, 1 से नीचा ही। ठीक है, 0 से ऊपर और 1 से नीचा, ये इसका मेन प्रकृति यानी नेचर है। ठीक है, अब जैसे कि दुग्गी ना आने की जैसे कि कह दिया ना कि इसमें है। ठीक है, अब बताएगा कि मतलब कि इस तो बोला था कि काला आने की प्रयिकता, अब लिखेगा कि काला नहीं आने की प्रयिकता, तब PE बराबर ε0 ऊपर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला होता है। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट बातें थी, इसमें हमने पूरे डिटेल से बताया है। आप लोग को यदि मतलब कि कुछ भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे हमने पूरे डिटेल से बताया कि कौन सा मतलब कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और अपने दोस्तों को ज़रूर जैसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्ज़ाम देने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।